परिवार के साथ रहता था, जिसकी गांव में बिरयानी की दुकान थी। मनोहर के हाथ की बनी बिरयानी पूरे गांव में बहुत फेमस थी। उसकी बनी बिरयानी के आगे बाकी बनी दुकान की बिरयानी एकदम फेल थी। मनोहर की बिरयानी की दुकान के ठीक सामने कालू भाई की बिरयानी की दुकान थी, पर उसकी दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही आया करते थे, जबकि मनोहर की दुकान में बिरयानी खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक रोज मनोहर बिरयानी बेचकर जल्दी घर जाता है तो उसकी पत्नी कविता मनोहर से कहती है, अजी क्या बात है, आज बड़ी जल्दी घर आ गए? आज तो बिरयानी बनाते के साथ ही खत्म हो गई। तुम मानोगी नहीं कविता, आज तो मैंने जैसे ही बिरयानी बनाकर पतीला दुकान में रखा, वैसे ही वहां बिरयानी खाने और पैक करा कर घर ले जाने वालों की भीड़ लग गई। और देखते ही देखते सारी की सारी बिरयानी पलक झपकते ही खत्म हो गई। अजी आपकी बनाई बिरयानी होती इतनी स्वादिष्ट है कि क्या कहे। आज तो मीना बहन ने ये तक कह दिया कि आपके पति इतनी बढ़िया बिरयानी बनाते हैं कि जी करता है कि उनके हाथ ही चूम लो। मनोहर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या बात कही दी तुमने कविता। अच्छा ये बताओ, और क्या बोला मीना जी ने हमरे बारे में? क्या कहा आपने? मीना जी? अरे कभी हमका भी इतना प्यार से बुलाया है? अरे तुम तो बुरा मान गई। अच्छा अब हमें बाजार जाना है मुर्गी खरीदने, तो हम चलते हैं। ऐसा बोलकर मनोहर बाजार से मुर्गी खरीदने चला जाता है और अगले दिन अपनी दुकान पर जाकर दुकान में काम करने वाले जुगल से बोलता है, अरे जुगल, कल मैं बाजार से एकदम मोटी और तंदुरुस्त मुर्गी लाया हूँ, इसलिए उसे जरा तरीके के साथ काट कर लाना, तभी उसकी बिरयानी बनाने में मजा आएगा। फिर जुगल मुर्गियों को अच्छी तरह से काटकर मनोहर को देता है। तभी उसकी दुकान के सामने वाली दुकान का मालिक कालू मनोहर को बिरयानी बनाते देखता है और अपने यहाँ काम करने वाले मनकू से कहता है, अरे कमबख्त मनकू, यहाँ दुकान में मैंने तुझे सिर्फ मक्खियाँ उड़ाने के लिए रखा है क्या? जरा वहाँ सामने देख उस मनोहर को, वो कितनी बढ़िया बिरयानी बनाता है? इसकी वजह से गांव के सभी लोग उसी की दुकान से बिरयानी खाना पसंद करते हैं। अरे नालायक, कुछ ऐसा कर कि गांव के सभी लोग उसकी दुकान पर नहीं बल्कि हमारी दुकान से बिरयानी खाएं। मालिक, आपको क्या पता कि वो अपनी बिरयानी के लिए बाजार से सबसे महंगी मुर्गियां खरीद कर लाता है, और एक आप हैं जो सबसे सस्ती और बीमार मुर्गियां खरीद कर लाते हैं, जिन्हें देख कर तो कौआ भी शर्मा कर काए काए करना बंद कर दे। मनकू की बात सुनकर कालू को गुस्सा आता है। कमबख्त मनकू, तू मेरी तरफ है या उस मनोहर की तरफ? जब देखो उसी की तारीफ और मेरी बुराई करता रहता है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले मनकू, अगर तुझे मेरी दुकान में काम करना है तो इस मनोहर का कुछ करना होगा, जिससे गांव के लोग इसकी बिरयानी खाना तो क्या, इस मनोहर को देखना तक पसंद ना करें। मालिक, अगर हम किसी तरह इस मनोहर की मुर्गी बिरयानी में मुर्गी के साथ कौवे भी काट कर डाल दें तो इसकी बिरयानी का स्वाद ही बिगड़ जाएगा, और जब गांव वालों को पता चलेगा कि मनोहर की बनाई बिरयानी में मुर्गी कम कौवे ज्यादा हैं, तो वो उसका क्या हाल करेंगे आप समझ सकते हो। फिर अगले ही दिन मनकू जंगल की ओर जाता है और वहां से कौवे पकड़ कर लाता है और उन्हें काट कर एक थैली में भर लेता है। मनकू मौका देखते ही मनोहर की दुकान में जाता है और चुपके से मनोहर की हमें बन रही बिरयानी के अंदर वो कटे हुए कौवे डाल देता है और वहां से खिसक लेता है। जैसे ही बिरयानी पककर तैयार होती है कि तभी बिरयानी खाने वालों की दुकान में लाइन लग जाती है। तभी मनोहर की बनी बिरयानी खा रहा सत्तू अचानक से बोल पड़ता है, मनोहर भाई, आज बिरयानी का रंग और स्वाद कुछ अजीब है। तभी बिरयानी खा रहे दूसरे आदमी की प्लेट से कौवे का पंख निकलता है। ये क्या, मुर्गी बिरयानी में कौवे का पंख? तभी कालू और मनकू मनोहर की दुकान में आते हैं। अरे दे 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 दे,
क्या मनोहर भाई, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बेचारे गांव वालों को कौवा खिला डाला। छी 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 छी, ये तो बहुत ही बुरी बात है। इस मनोहर ने हमें कौवा खिलाया है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इस मनोहर को तो मार मार कर जंगल में कौवों के आगे फेंक देना चाहिए, तभी इसे पता चलेगा कि भोले भाले गांव वालों को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। गांव वाले मनोहर की बात नहीं सुनते और सभी लोग कालू के साथ मिलकर उसे पीटने लगते हैं और उसे मारकर जंगल में फेंक आते हैं। कुछ ही देर में मनोहर की लाश पर कौवों का ढेर लग जाता है और वो उसे नोच कर खाने लगते हैं। मरने के बाद मनोहर एक बहुत ही डरावना भूतिया कौवा बन जाता है और वो अपनी दुकान के पास जाता है और उसे दुख भरी नजरों से देखने लगता है कि तभी मनोहर को कालू और मनकू की जोरदार हंसी सुनाई देती है। वे उनकी दुकान में जाता है और दूर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। मनकू, सच में तूने तो कमाल ही कर दिया। मनोहर की मुर्गी बिरयानी को बड़ी ही चालाकी से जो तूने कौवा बिरयानी बनाया है ना, सच में कमाल ही है। अब देखना कैसे ये गांव वाले अब से हमारी दुकान में बिरयानी खाने आएंगे। अच्छा, तो ये सब इस कालू और मनकू की चाल थी, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। मनोहर की बिरयानी की दुकान बंद हो जाने से सभी गांव वाले कालू की दुकान में बिरयानी खाने आने लगे थे। अब कालू की दुकान में भी मनोहर की दुकान के जैसे ही लोगों की भीड़ लगने लगी थी। तभी भूतिया कौवा अपना रूप बदलकर कालू की दुकान में आता है और कालू से बोलता है, कालू भाई, आपकी दुकान तो बिरयानी खाने वाले लोगों से खचाखच भरी पड़ी है। वैसे मेरा नाम जगदीप है, मैं काम की तलाश में यहाँ आया था और मैं बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाता हूँ। फिर क्या था, कौवा भूत जगदीप के रूप में कालू की दुकान में बिरयानी बनाने लग जाता है। जैसे बिरयानी पककर तैयार होती है, लोग एक के बाद एक बिरयानी पैक कराने लगते हैं और कुछ वहीं बैठकर खाने लगते हैं कि तभी बिरयानी खा रहे गौतम की प्लेट से कौवे का पंख और कौवे की टांग निकलती है। गौतम ऐसे ही बोल ही रहा होता है कि तभी उसके मुंह से कौवे की आवाज निकलनी शुरू हो जाती है और उसे बदन से कौवे के पंख निकलने लगते हैं। तभी वहाँ बिरयानी खा रहे बाकी लोग भी कौवे जैसी आवाजें निकालने लगते हैं और उनके बदन से पंख निकलने शुरू हो जाते हैं। कालू चिल्लाता हुआ जगदीप से बोलता है, मैंने तुझे बिरयानी बनाने के लिए रखा था, पर ये तूने क्या बनाकर इन सभी लोगों को खिला डाला। क्या कालू भाई, आपने ही तो मुझे कौवा बिरयानी बनाने को कहा था। तभी कालू की दुकान में जितने भी बिरयानी खाने लोग आए थे, वे सभी गुस्से से कालू की ओर देखने लगते हैं। फिर सभी लोग कालू, मनकू और जगदीप को मारने के लिए दौड़ते हैं कि तभी जगदीप जोर जोर से हंसने लगता है और अपने भूतिया रूप में आ जाता है। कैसा लग रहा है, सभी को कौवे जैसी आवाज निकालकर मुझे मार कर कौवों का निवाला बनाकर जंगल में फेंका था ना। अब देखो, ये खुद ही कौवे जैसे लगने लगे हैं। ये जगदीप एक भूत है। अरे गांव वालों, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो सब इसी भूत ने किया है। इसी ने ही तुम गांव वालों को कौवा बिरयानी बनाकर खिलाई है, इसीलिए तुम लोगों को इस भूत को जान से मार देना चाहिए। आखिर तुम हो कौन? कौन? मैं मनोहर हूँ, मनोहर, जिसे तुम सब लोगों ने मार कर जंगल में कौवों के आगे खाने को डाल दिया था। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी बिरयानी में कौवे काट कर डाले थे ताकि सब लोग तुम्हारी दुकान की जगह हमारी दुकान की बिरयानी खाने आए, पर ये सब मैंने कालू मालिक के कहने पर किया था। फिर वहाँ खड़े सभी लोग भूतिया कौवे से माफी मांगने लगते हैं। मैं एक शर्त पर ही तुम्हें माफ करूंगा, और वो ये है कि जैसे मेरी मृत्यु हुई है वैसे ही कालू और मनकू को भी मार मार कर जंगल में कौवों के आगे फेंका जाए। भूतिया कौवे की बात सुनकर सभी गांव वाले कालू और मनकू को बहुत मारते हैं और उन दोनों को मारकर उनकी से शहर से अच्छा गांव में लगता था,
पर वो अपनी नौकरी के कारण समय नहीं निकाल पाता था। नंदू का ननिहाल भी गांव में ही था। उसे अपनी नानी का गांव बहुत ज्यादा पसंद था। उसकी नानी उसे खूब ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन नंदू को उसकी नानी का फोन आता है। हेलो नंदू, कैसा है तू? ठीक से तो है ना? अपनी नानी की याद भी नहीं आती है तुझे तो? हाँ नानी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी। क्या करूँ, याद तो बहुत आती है आपकी, नाना की, मामा की, मामी की। तू गांव क्यों नहीं आता? कब से तुझे देखा नहीं है। बंटी भी तुझे खूब याद करता है। कभी हमारे लिए भी तो समय निकाल लिया कर। ले जरा बंटी से बात कर। हाँ नंदू, कैसा है? सब ठीक है? हाँ बंटी, तू कैसा है? सब ठीक। नंदू आ रहा है ना इस बार तू गांव? नंदू को नानी से फोन पर बात करता देख बगल में खड़ी नंदू की माँ नानी से कहती है, हाँ हाँ माँ, नंदू इस बार आ रहा है गांव। क्यों नंदू? पर माँ काम। बेटा, जब नानी का इतना मन है तो होके आ जाना गांव। तेरा मन तरोताजा हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। तुझे तो गांव में कितना अच्छा लगता है। इस बार की छुट्टी वहीं बिता के आ। ठीक है, मैं ट्रेन की टिकट कर लेता हूँ। ठीक से आना बेटा, अपना ध्यान रखना। नंदू अपनी नानी के गांव के लिए निकल जाता है। ट्रेन से उतरते ही उसकी मुलाकात रमेश से होती है। गांव जाने के लिए नंदू रमेश की गाड़ी बुक करता है। गाड़ी गांव की तरफ निकल पड़ती है। अच्छा, तो आप शहर से आ रहे हैं? हाँ, यहाँ गांव में किसके यहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी नानी के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे नाना का क्या नाम है? रामचरण सिंह। मेरे नाना का नाम रामचरण सिंह है। अच्छा, तो आप रामचरण जी के नाती हैं। ठीक ठीक। आप जानते हैं मेरे नाना को? हाँ बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। अरे पूरे गांव के लोग मानते हैं उन्हें। बहुत ही अच्छे इंसान हैं तुम्हारे नाना जी। हाँ वो तो है। अरे वाह, कितना बड़ा बगीचा है, कितने सारे आम लगे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, पर देखने के ही काम आते हैं वो, कोई नहीं तोड़ता उन्हें। पर क्यों? किसी की हिम्मत नहीं उस बगीचे के अंदर जाने की। लोग वहाँ चुड़ैल होने का दावा करते हैं। चुड़ैल? हाँ, अरे उस बगीचे में बहुत डरावनी घटनाएं हुई हैं। 2 लोगों ने उस बगीचे के आम चुराने चाहे, पर क्या हुआ? अगले दिन लोगों ने उनको मरा हुआ पाया। चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। हाँ जो भी हो, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी नई सोच है। लीजिए, आ गया आपका घर। नंदू की नानी गेट पे नंदू का इंतजार कर रही थी। नंदू की नानी नंदू को देखकर बेहद खुश हो जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। कैसा है तू? अरे कितनी देर कर दी तूने। चल अंदर चल, तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है। हाँ। नंदू सबको अच्छा लगता था। उसकी मामी भी उसे खूब लाड करती। नंदू के आने से सबसे ज्यादा खुश होता उसके मामा का बेटा बंटी। रात को जब सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं, ले नंदू सब्जी और ले जरा। बस बस मामी, कितना खिलाओगे? पेट भर गया मेरा अब। अरे इतने समय बाद आया है तो खातिरदारी तो बनती है तेरी। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। अगले दिन नंदू और बंटी पूरे गांव में घूमने का सोचते हैं। सुन बंटी, क्यों ना हम पूरा गांव घूम कर आए? हाँ हाँ क्यों नहीं, पूरा गांव घूम कर आएंगे। नानी, आज बंटी मुझे गांव दिखाने ले जा रहा है। हम देरी से आएंगे, खूब घूम कर। ये देखो, ये हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़ है। सरपंच जी इसी के नीचे बैठक रखते हैं। बहुत सुंदर है। और वो जो खेत दिख रहा है ना, सबसे बड़ा खेत, वो हमारा ही है। चल वहाँ चलते हैं। कितना बड़ा खेत है तुम्हारा। और ये आम का पेड़ भी हमारा ही है। इसमें आम नहीं लगते क्या? ना, इस बार नहीं लगे। बंटी, वो जो बड़ा सा आम का बगीचा है, क्यों ना वहां चलें? घूम कर भी आएंगे और खूब सारे आम भी लेकर आएंगे। नहीं नंदू, उस बगीचे में नहीं जा सकते, वहां कोई नहीं जाता। सुना है वहां चुड़ैल रहती है, बहुत भयानक चुड़ैल, जो वहां जाने वाले को पेड़ में उल्टा लटका देती है। अरे यार बंटी, कैसी बातें कर रहा है?
तूने चुड़ैल के बारे में सुना है ना, देखा तो नहीं है, तो फिर कैसे यकीन कर सकता है? नहीं, नानी वहाँ जाने के लिए मना करती हैं, हम नहीं जा सकते। चल, मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। सुनो सब, चीकू, सोनू, विक्की, ये मेरा भाई है नंदू, मेरी बुआ का बेटा। ओ हेलो नंदू, चलो हम सब साथ मिलकर खेलते हैं। नंदू बंटी के दोस्तों के साथ खूब खेलता है। दोनों शाम को घर चले जाते हैं, पर नंदू उसी बगीचे के बारे में सोचता रहता है। सभी रात का खाना खा के सोने की तैयारी करते हैं। नंदू, तू बंटी के कमरे में उसके साथ सो जा, ठीक है? हाँ नंदू, तू मेरे कमरे में सो जा, खूब मस्ती करेंगे। चल यार, बहुत नींद आ रही है, सोने चलते हैं। बंटी और नंदू सोने चले जाते हैं। आधी रात को जब बंटी और बाकी परिवार वाले गहरी नींद में सो जाते हैं, तो नंदू चुपके से उठकर घर से बाहर निकल जाता है। नंदू को गांव वालों की बगीचे के बारे में सुनाई गई कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। नंदू को चुड़ैल की कहानी कोई ढोंग लग रही थी, इसीलिए वो सच का पता लगाने के लिए आधी रात को ही बगीचे के अंदर घुस जाता है। नंदू वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ देखता है। कितना बड़ा बगीचा है, अंदर से तो ये और भी सुंदर दिखता है। कितने सारे आम, इन सबको तोड़कर घर ले जाऊंगा और पूरे गांव वालों को बताऊंगा कि उनकी चुड़ैल की कहानी झूठी है, ये बस उनके मन का वहम है। नंदू एक आम खाने लगता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा होगा। उसे सूखे पत्तों पर चलने की आवाज आती है। कौन है? मुझे पता है तुम कोई चुड़ैल मुड़ैल नहीं हो। जरूर ये सब तुम्हारी चाल है ताकि लोग यहाँ ना आ पाए। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और नंदू को सामने सफेद साड़ी पहने एक चुड़ैल दिखती है। नंदू भागने की कोशिश करने लगता है, पर चुड़ैल उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि सच में इस बगीचे में तुम रहती हो। जाने दो। एक बार इस बगीचे में जो आता है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता, और अब तुम भी नहीं जा पाओगे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नंदू भागने की कोशिश करने लगता है। वो घबराकर इधर उधर भागने लगता है, पर चुड़ैल उसे कहीं जाने का रास्ता नहीं देती। चुड़ैल नंदू का गला पकड़कर जमीन पर पटक देती है। नंदू खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर चुड़ैल की शक्तियों के सामने उसकी कुछ नहीं चलती। सभी पेड़ चलने लगते हैं। वो लगातार चीख चीख कर चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांग रहा था। चुड़ैल पर उसके आंसुओं का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। पता चल गया अब कि मेरे बगीचे के आम चुराने का क्या अंजाम होता है। यकीन नहीं था ना तुम्हें? लोगों ने समझाया पर तुम नहीं माने। भुगतो। चुड़ैल नंदू का गला पकड़ लेती है और देखते ही देखते नंदू अपना दम तोड़ देता है। सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। पेड़ वापस अपनी जगह में चले जाते हैं और चुड़ैल गायब हो जाती है। अगली सुबह सभी नंदू को ढूंढने लगते हैं। नंदू की नानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब सब नंदू की लाश को बगीचे में लटका हुआ देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने हमेशा के लिए बगीचे का रास्ता बंद करने का सोचा और सभी को वहां जाने पर बिल्कुल रोक लगा दी गई।